नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले क्लास 6, 7th, 8th और 9th का एनसीईआरटी हिस्ट्री का मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज जो स्टार्ट करने वाला हूं, ये क्लास 10th का एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं। इसका पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद है, लेकिन उसको रोक के रखा हूं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और मैं कोशिश करता हूं कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कम से कम एक चैप्टर हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूं पहले आपका रिस्पांस कैसा आता है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाना कोई आम बात नहीं है। यह बहुत बड़ा रिस्क खेलना होता है, जो कि मैं आपके साथ खेल रहा हूं और कंप्लीटली बच्चों की तरह आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और सब कुछ आपके दिमाग में जाएगा। थोड़ा बड़ा जरूर वीडियो होगा, पेशेंस रखिएगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है आपको। ये एनसीईआरटी वो सीरीज चल रही है कि अगर आपने दिल से जी लिया तो किसी संस्था में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही किसी भी पीसीएस को या फिर आईएएस को क्रैक कर सकते हैं, और ये मैं सच बता रहा हूं और रियलिटी बता रहा हूं। इससे पहले दोस्तों आपको यह बता दूं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मेरी संस्था जो है श्योर सक्सेस, जहां पे 66 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 67th का प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, साथ साथ में जेपीएससी भी स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन कोर्स के नए बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, और 67th का जो है पूरे तरीके से एक बाय सुबह और शाम दोनों टाइम में जो है हमारी बैच स्टार्ट हो रही है। अगर अधिक और जानकारी आपको चाहिए तो हमारी संस्था का नंबर जो है 9334710148 पे किसी भी टाइम में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे हमसे भी आपको बात हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना वक्त लेते हुए अपने चैप्टर पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है भारत में राष्ट्रवाद। आज के चैप्टर यही है। सबसे पहले जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आपको एक ही चीज बताते हैं कि सबसे पहले इसके क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को एक बार नजर उठा के देख लिया जाए, ताकि जब मैं पढ़ना शुरू करूं, समझना शुरू करूं, और तब पता चले कि हाँ, क्वेश्चन हमसे बन पाता है या फिर नहीं बन पाता। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, व्याख्या करें। क्या है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी, बताना है। दूसरा, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसका भी व्याख्या करना है। भारत के लोग रॉयल एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो ध्यान रखना, भारत के लोग जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में क्यों थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। दूसरा जो है, सत्याग्रह के विचार पर क्या मतलब है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित अखबार की एक रिपोर्ट लिखे, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, इसके बारे में समझाना। और चौथा, इस अध्याय में दी हुई बातें, माता की छवि अध्याय 1 में जो है जर्मेनिया की छवि की तुलना करना है। इसको छोड़ दीजिए, इसको जरूरत नहीं करने का। नेक्स्ट है, चर्चा करना है 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए, और इसके बाद इनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्ष के बारे में लिखते हुए यह दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नफरमानी आंदोलन का हिस्सा लेने वाली महिला हैं, और बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। और लास्ट जो है, वो राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, इसको समझाना है। और बस यही है। और लास्ट जो है, इंडो चाइना के उपनिवेश विरोधी आंदोलन का अध्ययन करना है, और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की तुलना जो है आपको इंडो चाइना के स्वतंत्रता संघर्ष से करना है। बस यही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो आपके दिमाग में सब चला गया, और जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा अब आपको एक एक चीज का आपके दिमाग में रहेगा। अच्छा, यहां सुजीत सर बता रहे हैं, यानी यहां से यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर है। और आपको यह चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मजा आने वाला। बस पेशेंस के साथ में बिना आगे बढ़ाए हुए इसको पूरा का पूरा शुरू से अंत तक फॉलो करना है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। दोस्तों, एक बात आपसे पूछना पहले चाहता हूं कि भारत में राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रवाद आप समझते हैं क्या?
आपसे मैं पूछूं तो क्या आप बता पाओगे राष्ट्रवाद? सच अर्थ में मैं बताऊं आपको, राष्ट्रवाद की परिभाषा किसी के बस के बाहर की बात है, कोई नहीं दे सकता। यह संभव ही नहीं है राष्ट्रवाद की परिभाषा देना, यह सच बता रहा हूं आपसे। लेकिन सुजीत सर कुछ तो परिभाषा होगा। हां, राष्ट्रवाद का परिभाषा अगर रियल रूप में देखें कि राष्ट्र के प्रति जो है आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपकी एकता जो है वही राष्ट्रवाद कहलाता है। चाहे वो किसी भी काम में हो, अगर दिल से ईमानदारी से काम किया जाए तो आप में राष्ट्रवाद है, यानी राष्ट्र के प्रति आप कुछ न कुछ डोनेट कर रहे हैं, यानी हर काम को अगर 100% आप कर रहे हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल अभी आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री, अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक इसके हर एक पार्ट को दिल से जी लिया तो यह राष्ट्रवाद है आपका। यानी जिस समय आप ये लेक्चर सुन रहे हैं शुरू से अंत तक बिना किसी रोक के, बिना किसी टोक के आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो यह राष्ट्रवाद है। अगर कोई कूड़ा उठाने वाला टाइम पे आके कूड़ा उठा लेता है और समय से जो है हमारे समाज की गंदगी को दूर करता है तो उसके अंदर राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद सिर्फ एक किसी व्यक्ति, किसी नेता तक ही सीमित नहीं है, राष्ट्रवाद हर उस व्यक्ति तक है जो क्या है अपने काम को ईमानदारी से, निष्ठा से, प्रेम से अगर कर देता है तो राष्ट्रवाद है। सीधा सा मतलब है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं उसको समझिएगा कि आखिर राष्ट्रवाद आपको सबसे पहले सुनने या देखने को कहां मिलता है। राष्ट्रवाद सबसे पहले सुनने और देखने को जब आप सिविल सर्वेंट में आते हैं तो आपको 1857 की क्रांति में देखने को मिलता। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बता दूंगा जिससे कि मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, लगेगा कि हमने एनसीईआरटी को दिल से जिया। जो इंपॉर्टेंट बुक है उसको भी इसी में इंक्लूड करके आपको बता दूंगा, आपको मजा आने वाला है। यह सेशन जो है आपको एंजॉय करने वाला है। राष्ट्रवाद 1857 की क्रांति में झलक के दिखती है। वो तब दिखती है जब हम जीतते जीतते हार जाते हैं, तब वहां से राष्ट्रवाद का जो एक तरीके से निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर चाहे सिंधिया हो, फिर चाहे होलकर हो, फिर चाहे जितने भी अमीर लोग हो, सबके सब जो है कहीं ना कहीं अंग्रेज का साथ देते हैं। तब वहां पे समझ में आता है हमारी असफलता का कारण एक जो था राष्ट्रवाद का, कहीं ना कहीं एक समाप्ति के कगार पे था। धीरे धीरे राष्ट्रवाद का उदय होना भी 1857 की क्रांति के बाद ही छलकता है। तो चलिए दोस्तों अब इसको देखते हैं। चलिए भारत में राष्ट्रवाद, इसको समझते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था। अभी आपको ये मैं पढ़ाया नहीं हूं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और मैं सोचा कि यहां से अगर स्टार्ट करूं, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा ना मिलेगा तो हो सकता है मैं इसको फिर से समाप्त कर दूं, एनसीईआरटी आगे नहीं पढ़ा पाऊं। इसलिए मैंने कोशिश किया कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद समझा दूं, उसके बाद यूरोप में ले जाके पूरे तरीके से खंगाल के राष्ट्रवाद बता दूंगा, क्योंकि जन्म जो राष्ट्रवाद का हुआ है वो यूरोप में हुआ, लेकिन भारत में भी आप अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले अपने बारे में लोगों को समझ बदलने लगा है। वे कौन है, उसकी पहचान क्या है, किस बात की परिभाषित होती है, और यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों, विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए। समुदाय और सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया गया। ज्यादातर देशों में इस नए राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ है। आइए देखें हमारे देश की चेतना किस तरीके से पैदा हुआ है। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि हर देश का अपना नाम है, अपना पहचान है, अपनी, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाए। क्लियर है? थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। चलिए आइए, दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय की परिघटना उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पे जुड़ी हुई थी। उपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी ताकत को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न के दमन के साझा भाव से विभिन्न समुदाय या फिर समूहों को एक दूसरे में बांध दिया गया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं रहा था। उनके अनुभव भी अलग थे, स्वतंत्रता के मायने भी अलग अलग थे या भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में
टकराव के बिंदु भी साथ साथ में निहित थी। कहने का मतलब ये कि उपनिवेशवाद का जिस तरीके से जन्म हुआ, अब देखिए यहां से उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको भी डिटेल से समझ लेते हैं ताकि मजा आ जाए समझ में, क्योंकि हर वो छोटा छोटा पार्ट एनसीईआरटी यही कहता है, हर छोटी छोटी पार्ट को अगर आप समझ लेते हैं ना तो फिर आपको सब कुछ आसान लगेगा। पढ़ाई सच में बच्चों का खेल है, सच में बच्चों का खेल है। बस छोटी छोटी बातों को हम समझ नहीं पाते हैं, जिससे बड़ी बड़ी बात जो है हमारी समझ से परे रह जाता है। देखिए उपनिवेशवाद का मतलब क्या है, जो भी अमीर देश है अपनी गौरव अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरे देश के जो कहीं न कहीं क्या है प्राकृतिक संसाधन या मानव के निर्मित संसाधन है उनका दोहन करते हैं, तो इसे ही कहा जाता है उपनिवेशवाद। फॉर द एग्जाम्पल यहां अगर आसानी से समझने के लिए, तो अंग्रेजों का भारत के साथ उपनिवेश था। आसानी से भारत से कच्चा माल ले जाके वहां पे उपयोग करते थे ब्रिटेन में, तो ये क्या था, अंग्रेज जो था वो क्या कर रहे थे, उपनिवेश कर रहे थे, भारत को पूरी तरीके से तोड़ रहे थे। तो धीरे धीरे जिस तरीके से उपनिवेश होता जा रहा था भारत में, और भारत में धीरे धीरे लोग ये चीज समझना शुरू कर दिए थे कि अब जो है समूह में रहना जरूरी है, अब एकता के साथ जीना जरूरी है, भाईचारा होना जरूरी है, राष्ट्र के प्रति प्रेम होना जरूरी है, तभी हम इसे रोक सकते हैं, नहीं तो सबके सब जो है कहीं न कहीं गुलामी के जंजीरों में बंध जाएंगे। धीरे धीरे लोग इससे समझना शुरू किए, और जो उपनिवेश कर रहे थे अंग्रेज, वो भी क्या थे, जैसा देश वैसा भेष कर रहे थे, जैसा जो जरूरत पड़ रहा था उसी हिसाब से उपनिवेश किया जा रहा था, जैसे लोग वैसा उपनिवेश किया जा रहा था। धीरे धीरे समय इसी तरीके से बदलता हुआ जा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जो है गांधी का नेतृत्व से कांग्रेस के समूह में एक इकट्ठा किया गया, लोगों को समझाने का कोशिश किया गया, लेकिन यहां भी टकरार के कुछ ऐसे बिंदु थे जो कहीं ना कहीं क्या थे, इसके अंदर निहित थे। आइए, बड़े मजेदार चैप्टर है, मजा आने वाला आज आपको है। पहले की एक और पुस्तक में भी अपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था, पहले भी मैं बता चुका हूं। वहां आपने 20वीं सदी से पहले के दशक तक की कहानी पढ़ी थी। 20वीं सदी का मतलब क्या होता है, एक बात बता दो जो लोग नए स्टूडेंट हैं, 20वीं सदी का मतलब होता है 1900 से लेके 1999 तक का जो टाइमिंग होगा, ये होगा 20वीं सदी का, ध्यान रखिएगा। और अभी जो टाइमिंग आपका चल रहा है वो क्या चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है, यानी कि 2000 से लेके 2099 तक का है। तो ध्यान रखिएगा, लिखा जाता है 100 साल पीछे और बोला जाता है 100 साल, जैसे क्या है 2020 है, 2021 है, तो अभी क्या बोल रहे हैं 21वीं सदी है। उसी तरह 1900 रहता, मान लो 1995 किसी का डेट, तो इसका मतलब है कि आपने 20वीं सदी में पैदा लिए है। क्लियर हो गया। आइए, पहले दशक की कहानी पढ़ी थी, इस अध्याय में हम जो है पढ़ेंगे 1920 के दशक के आगे की कहानी चलेगी। ध्यान रखिएगा, 1920 के दशक की आगे की कहानी चलेंगे, यानी पूरा का पूरा गांधी युग पढ़ने का इस बार मौका मिलने वाला है हमें। 1917 का चंपारण से जो गांधी जी का शुरुआत होता है, यहीं पे मोहनदास करमचंद गांधी जो है वहां पे क्या बन गए, महात्मा गांधी बन गए, जब टैगोर ने उन्हें उपाधि दे दिया, किनकी, महात्मा की। तो 1920 की कहानी जो होगी मजेदार सफर तय होगी। 1920 का यहीं से शुरुआत होगा हमारा असहयोग आंदोलन, यहीं से शुरू होगा सबने अवज्ञा आंदोलन, यहीं से शुरू होगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि मजेदार चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरीके से प्रयास किए, और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरीके से हिस्सा लिया, और किस तरीके से राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना की एक नई ऊंची उड़ान दे दी। अब देखिए, एक चीज यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जो लोग नए हमारे बच्चे जुड़ रहे होंगे उनको सबसे पहले दिक्कत हो रहा होगा, सुजीत सर एक चीज बताइए, ये जो कांग्रेस है अभी जो हाथ छाप है राहुल गांधी सोनिया गांधी, उसकी वाली तो कांग्रेस की बात आप नहीं कर रहे हो ना? अरे नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये कांग्रेस जो थी एक क्या थी, एक तरीके से एक समूह थी, एक ग्रुप बनी थी। बात समझे। यहां पे क्या था, 1985 में क्या हुआ था, इसकी नींव डाली गई थी। यहां पे यह था कि जितने भी भारतीय हैं वो अपनी दुख दर्द जो है यहां पे सुनाया जाए, और ये बातें जो है हम किसको बताएंगे, अंग्रेज अधिकारी को बताएंगे कि हमारे साथ ये समस्या, और एक साथ जब आवाज उठेगी तो अंग्रेज जो बहरी सरकार बैठी हुई, गूंगी सरकार बैठी हुई है, वो सुनेगी भी और इसका जवाब भी देगी। जब कांग्रेस आएंगे तो पूरे तरीके से डिटेल से बताएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे तरीके से अंदर तक जाके बताएंगे। 1885 से लेके 1947 तक के जो भी कांग्रेस का
चाहे वो जहां जहां तक देखा जाए कहां कहां इसके सम्मेलन हुए, उन सारे सम्मेलन की बात करेंगे। किस तरीके से पहला शुरुआत हुआ था, क्या इसके रिस्पॉन्स रहे, कौन इसके नेता रहे, कैसे एओह्यूम को इनका अध्यक्ष बनाया गया था और महासचिव बनाया गया था, और इसी तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे जो हुआ समय के साथ में अध्यक्ष भी बदलते चले गए। और यही कांग्रेस जो है आगे चल के कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करवा देती है। और गलती इसकी नहीं होती है, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का खेल अंग्रेज कार्ड खेलते हैं और देखते देखते जो है एक पाकिस्तान का निर्माण हो जाता। वो तो कांग्रेस में चलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर बोरिंग होना लगेगा और फिर समझ में भी नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग, ये तीनों को एक साथ देखेंगे। जैसे पहला विश्व युद्ध बोले होंगे आपके दिमाग में चला गया होगा 1914 का सुजीत सर। खिलाफत बोले होंगे तो सीधे महात्मा गांधी के पास पहुंच गया होगा। यही खिलाफत जो है असहयोग में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सहयोग नहीं करना ही असहयोग है ना। आइए देखते हैं 1919 के बाद के सालों से हम देखते हैं, यानी कि 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध था, लेकिन 1919 से शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के एक नए इलाका, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है कहानी चलेंगे, सीधे इंडिया में आ जाएंगे, इलाके तक फैल गया। इसमें एक नए सामाजिक समूह शामिल हो गए और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आना शुरू हो गई। इन बदलाव को हम कैसे समझेंगे, इनके क्या परिणाम हुए, इन सब के बारे में डिटेल से बच्चों की तरह समझेंगे ताकि मजा आ जाए कि हां एनसीईआरटी पढ़े, लगा कि हां एनसीईआरटी अब समझ में आ रहा है कि सच में एनसीईआरटी जो है हमारा क्या है, फाउंडेशन है। बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए अब आपका प्रीलिम्स नहीं होने वाला है। सुजीत सर ये बद्दुआ दे रहे हो क्या? नहीं, बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं, रियलिटी के साथ दे रहा हूं। कड़वी है लेकिन दिल की बात है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसको छोड़ के आप सोचिएगा कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं, हम मेंस क्वालिफाई कर जाएं, हम इंटरव्यू में अच्छे तरीके से बोल के निकल जाएं। अरे इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। एकदम रियलिटी बताओ, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं समझ सकते हो। अगर इसको पॉसिबल में कन्वर्ट करना है तो आपको एनसीईआरटी का अध्ययन करना ही पड़ेगा। चाहे जमीन फाड़ना पड़े या आसमान को खोदना पड़े, खोदो, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ो। सच बता रहा हूं, अब समय आ गया है। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण जो है रक्षा व्यय पर भारी इजाफा हुआ और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमती चीजें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से लेके 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी। यानी 1914 में क्या होना था, प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था, लेकिन 1913 में ही पृष्ठभूमि पूरी तरीके से रचित शुरू हो गई थी। अब जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी और गांव के सिपाहियों में जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण जो है ग्रामीण इलाके में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 1920 से 21 देश के बहुत सारे हिस्से में ये जो है फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थ की भारी अभाव पैदा हो गई थी। और उसी समय जो है फ्लू की महामारी जो है फैल गई थी। 1921 के जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख जो है लोग मारे गए थे। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है, आज तक आप रटे थे ना, अब आपको हम सिखाते हैं। 1914 की कहानी बन रही है, बस आप सुनिए। 1914 की प्रथम विश्व युद्ध एकाएक तो हो नहीं जाएगी कि हां भाई अनाउंस कर दिए चलो प्रथम विश्व युद्ध में कूद पड़ो। प्रथम विश्व युद्ध है, आम बात नहीं है, किसी दो देशों के बीच टकराव नहीं है, दुनिया दो भागों में पटी हुई है। जब प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाएंगे तब वहां डिटेल से पढ़ाएंगे। एक मित्र राष्ट्र है, एक धुरी राष्ट्र है, दोनों अलग अलग तरीके से लड़ेगी। दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई है और इसका असर 1913 से दिखना शुरू हो जाता है। हर चीज की कीमत जो है आसमान छूना शुरू कर देती है। आप कहां की बात करूं, चाहे रूस की बात करूं, चाहे फ्रांस की बात करूं, कहां की बात करूं, लेनिन की बात करूं, कहां से शुरू करूं, यहां से अगर डिटेल बताऊंगा तो आपके दिमाग के ऊपर से भागना शुरू करेगा। अगर मैं सीधे रूस के अंदर एंट्री करवा दूं तो वहां भी देखिएगा लेनिन साहब ने पूरी तरीके से रोक लगाए कि जितने भी सैनिक की भर्ती की जा रही थी सारे के सारे किसान थे। हिंदुस्तान में आ जाओगे तो वहां भी जबरन भर्ती की जा रही थी, जबरन बॉर्डर पे भेजा जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में पता था कि जीत हो या ना हो, मरना तय था और सब बेगुनाह लोग जो है मर के ही वापस आए। और देखते देखते अपने हिंदुस्तान में उसी टाइम में जो है फ्लू जैसी महामारी फैल गई।
और 1921 के जनसंख्या जनगणना के मुताबिक जो है इस महामारी के कारण, इसी महामारी जब 1921 में जनगणना होती है, याद रख लीजिएगा, यही फ्लू की महामारी के कारण 120 लाख लोग यानी कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है करीब करीब। कहानी अब समझ में आ रही होगी। अब इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होगा आपका। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद जो है उनकी मुसीबतें धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्या युद्ध खत्म होने के बाद में मुसीबतें कम होती है क्या? इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी सर, अगर चाहे तो 2 मिनट में पाकिस्तान के कायदा कानून को घुसेड़ देंगे, 2 मिनट में पाकिस्तान के अस्तित्व को मिटा देंगे और भारत की तरफ किसी की औकात नहीं है कि आंख उठा के देख ले। सच बात यही है। क्या सुजीत सर सपोर्ट करते हो? नहीं, सपोर्ट नहीं करता हूं, बस एक टीचर हूं, एक स्टूडेंट के नाते आपको सिखा रहा हूं। 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन पता है कि पाकिस्तान के अस्तित्व को अगर हम मिटाने जाएंगे तो हम कम से कम 10 साल पीछे चले जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान कुछ भी करता है तो हम बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि युद्ध से हम डरते नहीं हैं। लेकिन युद्ध का जो परिणाम आएगा वो इतना भयावह आएगा, इतना भयावह आएगा कि इसकी पूर्ति करते करते 10 से 15-20 साल तक लग जाएंगे, फिर भी इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए सारा देश जो है युद्ध से कतराता है, डरता है। लोगों की उम्मीद थी कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे जो लोग हार रहे थे कर्ज ले रहे थे, और वो कर्ज सिर्फ फ्री में नहीं था बल्कि उसका ब्याज देना पड़ रहा था, इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, जिससे क्या हो रही थी, स्थिति और जर्जर हो रही थी। क्लियर हो रहा है ना? इसी समय एक नया नेता सामने आया जिसने संघर्ष के एक नए ढांचा, एक नए तरीके से पेश किया, और उनका नाम है महात्मा गांधी। अगर कहा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी। आज तक के इतिहास में चाहे अशोक द ग्रेट, चाहे अकबर द ग्रेट हुए, लेकिन इनके नाम से किसी युग का नहीं हुआ। मौर्य वंश हुआ, गुप्त वंश हुआ, मुगल वंश हुआ, लेकिन किसी के नाम से नहीं हुआ। यह पहला ऐसा व्यक्ति है जिनके नाम से हुआ गांधी युग, 1917 से लेकर 1947 तक, जिनके एक इशारे पे पूरा हिंदुस्तान लड़ने के लिए, मिटने के लिए और मरने के लिए तैयार हो गया था। ऐसे थे गांधी। गांधी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। जिस समय आप सुन रहे होंगे बहुत ऐसे लोग होंगे जो गांधी जी से नफरत करते होंगे। मेरा इससे कोई नाता नहीं है कि आप नफरत करो, प्रेम करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं जब तक सिस्टम के अंदर नहीं चले जाओ तब तक गांधी से नफरत मत करना। ठीक है, कुछ गलतियां हुई है, इंसान थे, इंसान है, गलतियां हो गई, मुझे भी पता गलतियां उन्होंने की है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें उनकी अच्छाइयों को देखना है, अच्छाइयों को समझना है, अच्छाइयों को अंदर रखना है और सिस्टम के अंदर एंट्री कर लेना। क्लियर? सत्याग्रह पे विचार आइए समझते हैं क्या है। महात्मा गांधी 1915 भारत लौटते दक्षिण अफ्रीका से। वे सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने नए तरीके से जन आंदोलन के रास्ते पे चलते हुए वहां के नस्ल भेदी सरकार के सफलतापूर्वक जो है लुहा लिया था दक्षिण अफ्रीका में। इसी पद्धति को वो सत्याग्रह कहते थे। शांति से, ईमानदारी से, सत्य के साथ में लड़ते जाना ही सत्याग्रह था। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति, आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया गया था। इसका अर्थ यह था, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न का मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या फिर आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के रास्ते से अपने संघर्ष को सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये कि नस्ल भेदी से तो ऑलरेडी वो दक्षिण अफ्रीका में लड़ चुके थे और इसी को वो सत्याग्रह नाम दिए। जब भारत 1915 में आए तब इन्होंने धीरे धीरे जो है अपना आंदोलन शुरू किया और सबसे पहला आंदोलन जो है चंपारण सत्याग्रह में शुरू किए। 1917 का टाइम था, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ और सफलतापूर्वक शुरू भी हुआ और सफल भी हो गया। यहीं से सबसे पहला सत्याग्रह शुरुआत हुई। और इनका कहना है कि अगर दिल में उद्देश्य सच्चा हो, अगर आप सच्चे उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि सुजीत सर मुझे किसी भी हालत में एसडीएम बनना है, तो फिर यह सब आपके दिमाग में नहीं चलेगा कि कौन क्या कहा, क्या फुआ जी कही, क्या चाचा जी कहे, क्या चाची जी कही, क्या समाज के लोग कहे, क्या दोस्त का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका उद्देश्य जो है सच्चा है, प्यारा है, पवित्र है। आपको पता है मुझे एसडीएम बनना है और एसडीएम बनने के लिए हमारे पास में सारे के सारे सपने जगे हुए हैं। मैं कर्म कर रहा हूं, आज न कल क्रैक कर जाऊंगा। फिर आपको इसके लिए किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है।
कि किसी ने बोल दिया नहीं होगा तो फट से जवाब दे दूं तुम्हारा होगा। अरे ना जी, गुम हो जाओ, शांत हो जाओ। ये सही बात है ना। उसी तरीके से अगर आपके अंदर उद्देश्य क्लियर है तो शारीरिक शक्ति की कोई जरूरत नहीं है। आराम से सत्य के साथ में विजय किया जा सकता है और गांधी जी ने यह चीज हमें सिखाए। चलिए आते हैं, आगे चलते हैं। उत्पीड़न शत्रु को नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। विश्वास था कि अहिंसा ही एक धर्म है जो भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। अहिंसा ही वो एक सबसे बड़ा कह सकते हैं ना चमत्कारी शब्द है जिससे क्या है लोगों को क्या किया जा सकता है, एक एकता में, एक प्रेम में बांधा जा सकता है। भारत में आने के बाद गांधी जी ने कई स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 का अभी जस्ट बताया हूं। बिहार में चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी जो बगान व्यवस्था खिलाफ था, जिसको हम कहते थे तिनकठिया पद्धति, ध्यान रखिएगा, तिनकठिया पद्धति याद ही होगा आपको। तिनकठिया पद्धति का मतलब होता था एक बीघा में 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। क्लियर है ना। आइए 1917 में गुजरात के खेरा जिले, ध्यान रखिएगा, गुजरात का खेरा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह भी आयोजन किया गया। फसल बर्बाद हो जाने के कारण, प्लेग की महामारी के कारण खेरा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। खेरा के किसान जो गुजरात में थे, धीरे धीरे क्या हुआ, लगान बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे फसल बर्बाद हो गए और उसी टाइम में जो है प्लेग जैसे महामारी भी फैलना शुरू कर दिए, जिससे लगान चुकाने में असमर्थ थे। और जो सुदखोर थे, जो महाजन थे, जो ब्रिटिशियर्स थे, वो कंटिन्यू जो है लगान के लिए दबाव दे रहे थे। यहां पे भी सत्याग्रह शुरू हो गया और लगान वसूली में ढील दी जाए, इसी के लिए आंदोलन जो है शुरू हुआ। 1918 में गांधी जी ने सूरत कपड़ा कारखाना में मजदूरों के बीच जो है सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किए और फिर 1918 में लगे हाथ जो है सूरत के कंपनी जो थी, कपड़ा की मिल जो थी, उसमें भी मजदूरों के लिए सत्याग्रह शुरू कर दिए। अहमदाबाद में जा पहुंचे। अब आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है रोलेट एक्ट, इसको समझना बेहद जरूरी है। अब तक क्लियर हो रहा है पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए, इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रही आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद भी इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया और इस कानून के जरिए जो है सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ जो है अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे और इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। कहने का सीधा सा मतलब, जब रोलेट एक्ट आ गया, इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है जहां पे क्या था, कानून को लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में से पारित कर दिया, रोलेट एक्ट को 1919 में। और इससे यह हो गया कि कहीं भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही है तो उसको आसानी से कुचला जा सके। कहीं भी राजनीतिक कैदियों को जो है 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, ना कोई वकील, ना कोई दलील और ना कोई मुकदमा, ताबड़तोड़ इंसाफ होगा। और वो भी इंसाफ जो करेंगे वो कौन करेंगे? ब्रिटिश। इतना बड़ा काला कानून था, आप सोच सकते हैं, अगर सोचे तो रूह कप जाएगा। इसी 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू हो गया और हड़ताल होने के कारण क्या हुआ, विभिन्न शहरों में जो है रैली जुलूस आयोजन हुआ। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पे चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन आभार से चिंतित रेलवे, टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाएं भंग हो जाने से आशंका से भयभीत अंग्रेज राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थान में नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और अमृतसर जो है पंजाब में, आप लोग जानते होंगे। गांधी जी ने दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी कि दिल्ली में वो गांधी जी नहीं जा सकते। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी। 10 अप्रैल की कहानी था। इसके बाद लोग बैंक, डाकखानों, रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमाल को संभाल ली। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? पूरे तरीके से जो है
सेना के हाथ में पूरा शहर आ जाएगा और इसकी कमान जो है ये किसके अंडर आ गई? ये जनरल डायर के अंदर आ गई। ये जनरल डायर वही राक्षस था जिसने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का सबसे बड़ा गुनहगार था, सबसे बड़ा गुनहगार, जिसमें हजारों लोग की मृत्यु हो गई। कहा ऐसा जाता है कि आज भी जो जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं है, उसके पानी, उसके जो अब तो पानी नहीं है, मिट्टी जो है आज भी लाल पड़े हुए हैं। कहा ऐसा जाता है कि जिस समय यहां पे हजारों लोगों की मृत्यु हुई, उसमें 2 वर्ष का एक प्यारा सा बच्चा था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। इतनी निर्मय हत्या की गई थी जिसकी कल्पना अगर करो तो रूह कांप जाती है। चलिए, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले जो है सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में जमा हुए। बैसाखी का मेला था, सारे लोग जलियांवाला बाग में जाके क्या हुए? जमा हो गए। काफी लोग तो सरकार के द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट कर रहे थे, वही जो रोलेट एक्ट था। विरोध प्रकट करने के लिए जो जलियांवाला बाग जो था वहां पे जाके लोग इकट्ठा हो गए, एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। मैं तो गया हूं, आप लोग कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। एसडीएम बनिए, डीएसपी बनिए तो जरूर जाइएगा, बड़ा अच्छा जगह है। एक छोटा सा दरवाजा, 2 लोग एक साथ नहीं घुस सकते। आप यही अंदाजा लगा लीजिए कि वो दरवाजा कितना बड़ा छोटा, और पूरे गार्डन में सिर्फ एक ही दरवाजा था, सिर्फ एक दरवाजा, और वहां पर राक्षस जनरल डायर खड़ा था। शहर के बाहर होने वाले कारण वहां जुटे लोग को यह पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू है। किसी को पता ही नहीं था कि यह इलाका जो है मार्शल लॉ लागू हो गया है और इसका नेतृत्व जो है जनरल डायर कर रहा है। जनरल डायर हथियार बंदी सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है और उसने मैदान के बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर देता, जो भी रास्ता होता है सबको बंद कर देता। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। यहां तो सैकड़ों कम दिया गया, हजारों लोग मारे गए थे। बाद में उसने बताया कि सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे शहर में लोग जो है सड़कों पे उतरने लगे। पूरे उत्तर भारत में जैसे पता चला जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, सारे लोग जो नॉर्थ इंडिया में थे सब कोई सड़क पे उतरने लगे। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस के मोर्चा लेने लग गए, सरकारी इमारत पे हमला होना शुरू हो गया। सरकार की इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने के रास्ता अपनाया गया कि पूरी तरीके से अब या तो क्या होगा, पूरे तरीके से अंग्रेज को बर्बाद कर देंगे या तो खुद बर्बाद हो जाएंगे। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों की जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने के लिए, सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए। गांव गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिए। उसके बाद इस तरीके से हिंसा फैलता जा रहा था, महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिए। भले रोलेट सत्याग्रह के एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी यह मुख्य रूप से शहर और कस्बे तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। अब उनको समझ में आ गया था कि हम जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग जो है हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं, इससे अंग्रेज रुकने वाले नहीं है। और सच बात यह भी, मैं भी महात्मा गांधी का सपोर्ट करता हूं कि आग से आग को कभी नहीं बुझाया जा सकता है। अगर आग को बुझाना है तो आपको पानी का उपयोग करना ही पड़ेगा, यह बात तो तय था। लेकिन हम भी कम कहां थे साहब, हमारे साथ में जुल्म हो रहा था और हम वहां पे फूल बरसाते, हमने भी लगा दिया, हमने भी वो कर दिया। लेकिन गांधी जी को ये चीज अच्छा नहीं लगा था। अब थोड़ा सा गांधी की थोड़ी सी बुराई भी होगी आगे चलने के बाद। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम की एक दूसरे की नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चला जा सकता। आंदोलन तो खड़ा करना चाह रहा हूं, गांधी जी को लग रहा था एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है, लेकिन यह बड़ा आंदोलन जो हमें खड़ा करूंगा बिना हिंदू मुस्लिम के, बिना एकता के बिना खड़ा संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम अलग अलग तरीके से बट गए 1905 में, जब कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसके बाद समझ में आ गया था हिंदू कांग्रेस के लिए है और मुस्लिम जो है वो मुस्लिम लीग के लिए है। इसी वो वक्त है जहां पे क्या किया जा सकता है, एक साथ भाईचारा में, एकता में बांधा जाए हिंदू और मुस्लिम को। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदाय के नजदीक ला सकते हैं। जैसे ही खिलाफत का मुद्दा उठेगा, और यही वो वक्त है जहां पे खिलाफत को अपने हाथों में पकड़ा जाए और हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाए जा सके।
पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। जैसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ओटोमन तुर्की की पूरी तरीके से हार हो चुकी थी। इसका आशय या अफवाहें फैल गई थी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता, जो आध्यात्मिक नेता होते थे उसे खलीफा कहा जाता था। जैसे हम लोग पंडा कहते हैं ना, मुस्लिम में पंडा, उसी तरीके से, या फिर मुस्लिम में पैगंबर कहते हैं ना, उसी तरीके से यहां पे जो है, जो ओटोमन साम्राज्य थे वहां पे आध्यात्मिक नेता जो होते थे उनको खलीफा कहा करते थे। ओटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त शांति संधि जो है थोपी गई। जैसे ओटोमन साम्राज्य हारा, उसके बाद उसके ऊपर संधि थोपी गई। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन चल रही है। चलिए, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। बंबई में ही 1919 का टाइमिंग था, बंबई में खिलाफत। ये बंबई 1919 का वही टाइमिंग है जब रोलेट एक्ट पास किया गया था। 1919 का वही टाइमिंग है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे घटना घटी। ये 1919 का वही टाइमिंग है जहां पे खिलाफत आंदोलन भी होगा। एकदम दिमाग में याद रखिएगा। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों आपस में भाई हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली, एकदम ध्यान से सुनिएगा, तब आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब यही क्लियर हो जाएगा। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेता इस मुद्दे पर संयुक्त जो है जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन होता है। 1920 का टाइमिंग है, कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन, और महात्मा गांधी भी दूसरे नेताओं के इस बात पर राजी कर लिया गया कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। या तो आप खिलाफत की बात मान लो, नहीं तो असहयोग करेंगे, और यह अब रुकने वाला नहीं है। देखिए होता क्या, जैसे ओटोमन साम्राज्य का हार होता है प्रथम विश्व युद्ध में, उसके बाद उसके ऊपर संधि थोपी जाती है, उसके जो क्षेत्र है उसको घेरना शुरू कर दिया जाता है, हड़पना शुरू किया जाता है। तो वहां के जो अध्यात्म नेता, जिसको खलीफा कहा जाता है, खलीफा जितने भी लोग होते हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है। जो भी मुस्लिम संप्रदाय के देश हैं वहां पे भेजा जाता है और कहा जाता है कि इस्लाम खतरे में है और आप लोग जो है हमारी मदद कीजिए। अगर इस वक्त आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। जब वहां से तुर्की जो है, उस टाइम में जो है तुर्की था, ओटोमन साम्राज्य का बहुत सारा क्षेत्र था, अफ्रीका वाला कुछ क्षेत्र था, यूरोप वाला कुछ क्षेत्र था, एशिया वाला कुछ क्षेत्र था, मिला के जो था ओटोमन साम्राज्य था। यहां से लोग जब यहां पे आए तो सबसे पहले जिन्ना से मिले, क्योंकि उनको पता था कि जिन्ना जो है वो क्या है, मुस्लिम का बहुत बड़ा नेता। तो जिन्ना ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई हम क्या तुम्हारी मदद करें, हम तो खुद मुस्लिम के लिए हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लिए, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। उसके बाद ये दोनों जो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों जो है इसका पूरी तरीके से रिपोर्ट लेके गांधी जी के पास चले गए। गांधी जी के पास में गए, गांधी जी को मैं बाबा बाबा कह के करूंगा तो समझिएगा गांधी जी, बाबा एक बात है, ऐसी ऐसी बात है, देखिए जो पूरी तरीके से जो है मुस्लिम संप्रदाय खतरे में है, समस्या में, आप इसका समाधान कीजिए। गांधी जी तो दूरदृष्टि थे, उनका तो पूरी तरीके से उनको समझ में आ रहा था समय यही वो मौका जहां हिंदू मुस्लिम को एक साथ किया जा सके। उन्होंने जो खिलाफत में मांगे थी वो सारे के सारे अंग्रेज के पास रख दिए हिंदुस्तान में, और अंग्रेज ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाबा झट से क्या कर दिए, असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंक दिए। कहानी समझ में आ गई ना। चलिए अब आते हैं असहयोग ही क्यों। चलिए, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग के साथ ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन जो है ढह जाएगी और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी बाबा के हाथों में, यानी महात्मा गांधी के हाथों में 1909 में, तो यह कहा जा रहा था कि भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज चल रहे हैं, भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज विकास कर रहे हैं, भारतीयों के सहयोग से ही यहां से कच्चे माल को जो है ब्रिटेन की ओर ले जा रहे हैं। अगर भारतीय सहयोग करना बंद कर दिया जाए तो 1 साल के अंदर हम स्वराज की स्थापना कर लिया जाएगा। यह विश्वास बाबा ने सबको दिलाया, सबको लगा वाह आजादी मिल जाएगी, चलो भाई हम लोग सहयोग करते हैं, और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। आइए, असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बना।
महात्मा गांधी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार के द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। सरकार के द्वारा जो भी पदवी मिल रही उसको लौटा दो। सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालत, विधायकी परिषद, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। सब कुछ का बहिष्कार कर दो। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान शुरू किया जाए। और 1920 के गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली जन आंदोलन का समर्थन में जुटते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। पूरे तरीके से देश भर में यात्राएं होती रही। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों से संशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातानी चलती रही। सितंबर दिसंबर कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, दोनों के, चाहे समर्थकों या विरोधियों। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर जब अधिवेशन होता है, एकदम ध्यान रखिएगा 1920 का टाइमिंग है, नागपुर में अधिवेशन में एक समझौता हुआ कि असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई। कहां पे? नागपुर अधिवेशन में ही। आंदोलन किस तरीके का आगे बढ़ा, इनमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूह ने असहयोग के विचार में किस तरीके से समझा, आइए थोड़ा सा समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, असहयोग के भीतर जो है अलग अलग क्या थी, धाराएं थी। असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। असहयोग भी और खिलाफत भी दोनों 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान पर स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए अर्थ जो थे बिल्कुल अलग अलग थे। शहर में आंदोलन धीरे धीरे शुरू हुआ। चलिए, आंदोलन जो था एक तरीके से शुरू होता मध्यवर्गीय हिस्सेदार के साथ में। हजारों विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए गए। हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिए। वकील मुकदमा लड़ना बंद कर दिए। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांत में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। जितने मद्रास को छोड़कर सब जगह धीरे धीरे बहिष्कार करना शुरू किए। मद्रास में गैर ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकता जो समान रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी का चुनाव को बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पे असहयोग का जो असर था वो भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, जो भी विदेशी थी। शराब की दुकान को जो है पिकेटिंग की गई। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई। 1921 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। 1921 से 22 के बीच में जो आयात आ रहा था ना, वो सबके सब आधा हो गया। इसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर सीधे 57 करोड़ रह गई। 102 करोड़ जो थी वो सीधे 57 करोड़ में कन्वर्ट हो गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने और विदेशी व्यापार का पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। भारतीय कपड़ों में हथकरघा का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि पूरी तरीके से क्या था, बहिष्कार करना था किसकी, विदेशी वस्तुओं की, यानी कि जो है स्वदेशी को अपनाना था। कुछ समय बाद शहर के यह आंदोलन धीमा पड़ने लग गया। कुछ समय ऐसा आया, उसके बाद धीरे धीरे जो है यह आंदोलन धीरे पड़ने लगा। इसका कारण था खादी कपड़ों के मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था। गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे तरीके से बहिष्कार कैसे कर सकते थे? लंबे समय तक बहिष्कार संभव नहीं था, जबकि जो कपड़े मिल रहे थे खादी वो महंगे हो गए थे, जो गरीब लोग नहीं ले सकते थे। ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं की स्थापना जरूरी थी। एक कोई ना कोई विकल्प होना बहुत जरूरी था, लेकिन हमारे पास था है ही नहीं था कुछ भी इसका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थाओं की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी, शिक्षक सरकारी स्कूल लौटने लगे। वकील दोबारा जो है सरकारी अदालत में दिखाए जाने लगे। देख लिए कि स्थिति यूं का त्यों बना हुआ है। धीरे धीरे विद्यार्थी भी अपने स्कूल जाने लगे, वकील भी कोर्ट जाना शुरू कर दिया, शिक्षक भी अपने क्या है पद पे जाना शुरू कर दिए, क्योंकि जो है स्वराज जो है नजदीक आता नहीं दिख रहा था। यह लग रहा था कि नहीं, आजादी अब ऐसे नहीं मिलने वाली है। ग्रामीण इलाकों में विरोध शहरों से बढ़कर जो है ग्रामीण में सबसे ज्यादा इसके विरोध शुरू हुए। आइए, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसान के नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिर
मीटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। कौन? बाबा रामचंद्र। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान के तरह तरह के कर वसूल रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, बेगार यानी बेगारी जो है करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे से जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बिगाड़ खत्म हो जाए, दमनकारी जमींदारी सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पे जमींदार को नाई धोबी सुविधा से वंचित कर दिया गया। पंचायत में नाई धोबी बंद का फैसला लिया गया जून 1920 में। जवाहरलाल नेहरू ने अवध जो है उत्तर प्रदेश वाले गांव का दौरा किया, गांव वाले से बातचीत की, उनकी व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू, रामचंद्र बाबा और कुछ अन्य लोग के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया और महीने भर में इस पूरे इलाकों में गांव में संगठित 300 से अधिक शाखाएं खुल चुकी थी। और अगले साल असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस अवध के किसान को संघर्ष में इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिससे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदार, व्यापारियों, मकानों पर हमला होने लगे, बाजार में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदाम पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थान पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे। गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन जो है गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी के नाम को लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के जो गुडेम पहाड़ी थे, 1920 के दशक में शुरुआत में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरीके के संघर्ष को भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वर्ग मतलब क्या, लोग जो है सोचना शुरू कर दिए कि पूरी तरीके से हमला करो, पूरी तरीके से इनकी बात माने, जबकि बाबा ने यह बताया कि आप लोग लगान नहीं देंगे जो जबरन किया जा रहा है। और इसको लोग ने गलत तरीके से उपयोग किया, जहां तहां मार धार हिंसा होना शुरू हो गया था। अब क्षेत्रों की तरह यहां अंग्रेज सरकार भी जो है बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिला होने पर पाबंदी लगा दी। इनसे लोग ने जंगलों में तो मवेशियों को चरा सकते थे और ना ही जलावन के लिए लकड़ी या फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों पे लोग जो है परेशान और गुस्साए थे। न केवल उनकी रोजी रोटी का असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था उनसे जो है परंपरागत जो अधिकार हैं वो भी छीने जा रहे थे। जब सरकार उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। सड़क के निर्माण के लिए जो बेगार तरीके से करने पे लिए कर दिया, उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे जो है आंदोलन शुरू कर दिए। इनका नेतृत्व करने वाले उल्लूरी सीतारमन राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, वे सटीक जो है खगोलीय अनुमान लगा सकते थे, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियों को भी उन्हें नहीं मार सकती है, गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती है। राजू के व्यक्तित्व के चमत्कारी विद्रोहियों को विश्वास था कि यह एक ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया कि भाई खादी पहनो और शराब को छोड़ो, पूरी तरीके से प्रेरित किया। उन्होंने दावा किया था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। उनका यह मानना था कि अहिंसा के रास्ते तो हम कभी जीत नहीं सकते हैं, लेकिन बलपूर्वक जो है हम जीत सकते हैं। और हुआ भी वही। अंत में बाबा को कहना पड़ा डू एंड डाई, करो या मरो। अंत में कहना पड़ा। स्टार्टिंग तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ वो अहिंसा के रास्ते से शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत जो हुआ वो हिंसा से ही हुआ है। इतिहास गवाह है। गुडेन विद्रोही, ध्यान रखिएगा, गुडेन विद्रोही ने पुलिस थाने पे हमला किया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की, स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। पूरी तरीके से छुप छुप के बाहर करना ही गुरिल्ला युद्ध होता था। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुका था। अब धीरे धीरे लोगों के बीच जो है लोकनायक बन चुका था। बगानों का स्वराज,
महात्मा गांधी के विचार में स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागान मजदूर के लिए आजादी का मतलब है कि वह उन चार दीवारियों के में जब चाहे आ जा सके जिसमें कि बंद करके रखा गया है। इसके लिए आजादी का मतलब था अपने गांव में संपर्क रख पाए। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूर को बिना इजाजत बागान के बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। बिना इजाजत के बागान के बाहर आप नहीं जा सकते थे, छूट नहीं होती थी। सोचिए कितना दर्द होता होगा, सोचिए। यह इजाजत उन्हें बिरले कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर जो है अधिकारियों की अवहेलना करने लगे और उन्होंने बागान छोड़ दिया, अपने घर चल दिए। उनको लगता था कि जब गांधी राज आ रहा है तो इसलिए अब हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमर की हड़ताल के कारण रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरीके से पिटाई भी हुई। इन स्थानीय आंदोलन की उपेक्षा और दृष्टिता को कांग्रेस के कार्यक्रमों में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द को अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। उनके लिए यह एक ऐसा युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी। तो वे अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे तो या अपने आंदोलन को कांग्रेस आंदोलन से जोड़कर देखते तो वास्तव में एक ऐसा आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके में सीमित नहीं था। धीरे धीरे इन्हें विश्वास हो गया था कि अब गांधी युग आ रहा, काहे का डर, अब अपनी जमीन होगी, अपनी जमीन पे खेती करेंगे, क्या इन गोरे लोगों के साथ में बंधे रहेंगे। धीरे धीरे लोग भागना भी शुरू किए, लेकिन ना कहीं नाव, ना कहीं स्टीमर, ना कहीं यात्रा करने की कोई सुविधा हुई थी। अंत में इन्हें पकड़ लिया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से पिटाई की जाती है। चलिए आगे यह आंदोलन धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू होता है। ये चौरा चौरी 1922 की कहानी है। ये जो देख रहे हैं पूरी तरीके से थोड़ा देख लीजिए। गोरखपुर स्थित चौरा चौरी बाजार में गुजर रहा शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस की हिंसक पथराव में बदल दिया गया और इस घटना को सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का स्वीकार कर लिया। अब धीरे धीरे जो है आंदोलन शुरू किया जा रहा था कुछ विद्रोहियों के द्वारा या कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा, लेकिन यहां पे अंग्रेज ने जो है फायरिंग कर दी और यही विद्रोहियों ने अंग्रेज को घेर कर जो है पूरे तरीके से जहां पे अंग्रेज छुपे थे पुलिस थाना में उसको जला दिया गया था। यही था चौरा चौरी कांड। यहां के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया और यहां कहा जाता है, कुछ कवि है कि जब रोलेट एक्ट आया, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, तब गांधी जी का दिल नहीं पसीजा जब हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय इन्होंने आंदोलन क्यों शुरू किया? 1919 में और 1920 में आपने आंदोलन शुरू कर दिया और 1922 में सिर्फ 20 से 22 सैनिक मरे, आपने आंदोलन को वापस ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपको ऐसा लग गया था कि आंदोलन असफल हो गया था? सही बात यही है, इतिहास यही गवाह करता है, असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से असफल हो गया था। वैसे ही जैसे लॉकडाउन प्रथम को पूरी तरीके से सफल बना लिए, लेकिन लॉकडाउन 2 जो है पूरी तरीके से अनसक्सेस रह गया और अनसक्सेस की वजह से ही लोगों ने आगे बहुत सारे मुद्दा को छोड़ दिया गया। लेकिन सच बात यह था अनसक्सेस हो गया था। लोग कब तक घर में रहते? एक लॉकडाउन तो बर्दाश्त कर लिए, चलो कोई बात नहीं है। दूसरे लॉकडाउन में लोगों ने सरकार की बात नहीं मानी। अरे कोरोना हो तो हो जाए, जिंदा रह के भी तो मर ही जाएंगे, तो बेहतर है कोरोना आ जाए, कोरोना के साथ मर जाएंगे। सेम कहानी यहां भी कहीं ना कहीं आप देखने को आपको मिल जाएगा। यहां के बाद सबने अवज्ञा की ओर, अब धीरे धीरे असहयोग फैलूगा, अब सबने अवज्ञा की ओर पूरी तरीके से ताना बना बुना जाएगा। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया गया। उनको लगता था आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। धीरे धीरे इस आंदोलन को इन्होंने क्या कर दिया? वापस लेना शुरू कर दिया। इसमें यही है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होता, आंतरिक बहस होना शुरू होती है और इसी बीच भारतीय राजनीति की एक रूपरेखा में फिर से बदलाव देती। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादन की कीमतें गिरने लगने लगी। 1930 में बाद में पूरी तरीके से धराशायी हो गई। कृषि उत्पादन की मांग गिरी, निर्यात कम होने लग गया, किसानों को अपनी उपज बेचना, लगान चुकाना भारी पड़ने लग गया। 1930 तक ग्रामीण इलाके में भारी उथल पुथल गुजरने लगे और 1930 ही है
जहां पे शुरू होगा सबने अवज्ञा आंदोलन। इस पृष्ठभूमि से ब्रिटेन में एक नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग के भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सारे अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था इस आयोग के अंदर। सारे के सारे साइमन कमीशन में सारे के सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशनर भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमिश्नर वापस जाओ से शुरू हुआ कि साइमन कमिश्नर वापस जाओ, साइमन कमिश्नर गो बैक के नारे से किया गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग की सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और उसी को शांति करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल का एक पूरी तरीके से ऐलान कर दिया गया। उन्होंने इसके बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। यहीं पे आके जो है इन्होंने डोमिनियन स्टेट का जो है पूरी तरीके से गोलमोल का सा एक ऐलान कर देता है पूरी तरीके से, और कहा जाता कि गोलमेज जब सम्मेलन करेंगे तो वहां पे जाके आपको बताएंगे। इस प्रस्ताव को कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के तेज तर्रार खेमा आक्रमक तेवक अपनाने लगे। उदारवादी मध्यवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज 1929 के जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा 1929 का कहां पे हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, तो याद रखिएगा लाहौर में किसके नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। मांग क्या थी? पूर्ण स्वराज औपचारिक रूप से मान लिया गया था। तय किया गया था 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा 1930 में, और इसी दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष का शपथ लेंगे। इस उत्साह की ओर से बहुत कम ही लोग ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार के रोजमर्रा जिंदगी में ठोस मुद्दे से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कोई और रास्ता ढूंढना था जिससे कि यहां पे किया जा सके। नमक यात्रा और सबने अवज्ञा आंदोलन, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को इन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांग का उल्लेख किया। 1930 का टाइमिंग है भाई, सबने अवज्ञा होगा, यानी कि सबने के साथ में अवज्ञा करेंगे। अब सोच लो, यहां पे 1930 का टाइमिंग चल रहा है, वायसराय जो है भारत में इरविन बना हुआ है। 11 मांग का जो है इनसे मांगा जाता है। सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे जो है उद्योगपतियों को लेकर भी थी, किसान तक विभिन्न तबके से भी जुड़ी हुई थी। गांधी जी ने इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्ग को एक साथ जोड़ना चाहते थे ताकि उनके अभियान में शामिल हो सके। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि जेल में बंद जो हमारे होते भगत सिंह, उनके बारे में कहीं डिमांड गांधी जी के द्वारा नहीं रखा जाता है, और यहीं पे गांधी जी की अवहेलना होती है, आलोचना होती है। और यह बात भी कहीं न कहीं सत्य है, क्योंकि उस टाइम में गांधी जी से ज्यादा लोकप्रियता भगत सिंह की थी। आज भी अगर गांधी जी की लोकप्रियता है तो मैं ये टीचर के होने के नाते बता, तो एक सच्चाई ये है कहीं ना कहीं जो है सरकार की वजह से है गांधी जी की लोकप्रियता। सरकार ने बहुत सपोर्ट किया, चाहे आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद। गांधी जी के बारे में, भगत सिंह के बारे में उतना सपोर्ट नहीं किए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में उतना सपोर्ट नहीं किए जितना इन्होंने योगदान दिया। लेकिन खैर, ये राजनीतिक मुद्दा है, उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करना, हमें तो बस आपको पढ़ाना। चलिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को खत्म कर दो। 11 सूत्रीय मांग का सबसे इंपॉर्टेंट था नमक कर खत्म कर दो। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन में सरकारी इज़्ज़तदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के जबरदस्त जो है दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम, चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था अगर 11 मार्च तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। और इरविन झुकने को तैयार नहीं थे कि भाई इरविन कैसे झुकेंगे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियर के साथ में नमक यात्रा शुरू कर दी।
78 कई बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 78 जो थे अपने सहयोगियों के साथ में जो है नमक यात्रा शुरू कर देते हैं। यह यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से जो 240 किलोमीटर दूर दांडी नमक गुजरात तक के कस्बे तक जाकर खत्म होती है। याद रखिएगा साबरमती से, ध्यान रखिएगा, दांडी तक जाता। क्लियर हो गए। कई बार क्वेश्चन में गलती भी, कई बार इस पे मुद्दा भी हो जाता है, बीपीएससी में गलत भी देता है, एनसीईआरटी को भी नहीं मानता, लेकिन सही आंसर जो है साबरमती से दांडी तक 240 किलोमीटर का दूरी होता है। 78 विश्वसनीय वॉलंटियर सहयोगियों के साथ जाते हैं, समाप्त होती। गांधी जी की टोली में 24 दिन तक यह रोज लगभग 10 मील का सफर, 24 दिन का दिन लगता है, 10 मील तक का सफर तय किया गया। गांधी जी जहां रुकते थे हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया, आह्वान किया, लोग अंग्रेज को शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों ने कहा ना माने, अंग्रेजों का कहना बिल्कुल भी ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे, वहां समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया गया और यह कानून का उल्लंघन शुरू हो गया। 6 अप्रैल का टाइमिंग होते ही यहां से शुरू हो जाता है कानून की धज्जियां उड़ना शुरू हो जाती है, उल्लंघन शुरू हो जाता है। यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन का पूरी तरीके से शुरुआत हो जाता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले जो है किस तरीके से अलग था, जो असहयोग हुआ था उससे किस तरीके से सबने अवज्ञा जो था वो अलग था। इस बारे में लोग न केवल अंग्रेज का सहयोग ना करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। मतलब क्या है, सहयोग ही नहीं बल्कि इनके कानून का भी उल्लंघन करो। उसमें क्या था, सिर्फ सहयोग ना करो, इसमें सहयोग भी ना करो और इनके कानून का पूरी तरीके से क्या करो, उल्लंघन करो। चलिए, हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया गया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब दुकानें का पिकेटिंग होने लग गई थी, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया गया, गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे, बहुत सारे स्थान पे जंगलों में रहने वाले वन कानून का उल्लंघन होने लग गया। अब जो कानून लगा गया देखे, इस जंगलों की ओर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे अपनी जानवर को नहीं चला सकते, यहाँ पे लकड़ियां नहीं काट सकते थे, उन सबका उल्लंघन होना शुरू हो गया। वो लकड़ी बीनने लगे, मवेशियों को चलाने लगे, आरक्षित वन में घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थान पर जो है हिंसक टकराव हुआ। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी को समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ ने सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों पर पुलिस पर गोलियां का सामना करते हुए सड़क पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर के बाद जब गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूर ने अंग्रेजी शासन के प्रतीक पुलिस चौकी, नगरपालिका भवन, अदालत, रेलवे स्टेशन पर हमला शुरू कर दिया गया। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन के रास्ते अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रही पर हमला, औरतें बच्चों के मारपीट किया गया। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किया गया। इस सबने अवज्ञा आंदोलन में जब इनके कानून को अंग्रेजों को तोड़ा गया, जब 11 सूत्रीय मांग को इरविन ने नहीं माना, उसके बाद यह आंदोलन यहां तक पहुंच चुका था। महात्मा गांधी ने एक बार फिर से आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को इन्होंने इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत कर दिए। फिर से आंदोलन को वापस लिए, इरविन के साथ समझौता पर दस्तखत की। गांधी इरविन समझौता के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सहमति व्यक्त कर दी। पहले में तो नहीं किए। कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछता है कि गांधी जी ने या कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन रहता है। याद रखिएगा, दूसरे में लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे में हिस्सा लेने सहमति व्यक्त कर दी। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पूरी तरीके से क्या कर दिया था, बहिष्कार कर चुका था। हम बताए थे ना कि दूसरे में लिया था, पहले को पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया, लेकिन दूसरे में फिर से क्या हुआ, तैयार हो चुके थे। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 के सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। वहां वार्ता बीच में ही टूट गई और वहां उन्हें निराशा वापस लौटना पड़ा। यहां आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शन और बहिष्कार जैसी गतिविधियां रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा फिर से शुरू किया गया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 आते आते गति फिर से मंद पड़ने लगी। 1930 हुआ,
बीच में बंद कर दिया गया। दूसरे गोलमेज में लंदन गए, वहां भी मामला बन नहीं पाया। 1934 आते आते फिर से शुरू किया गया। 1934 आते आते धीरे धीरे बंद होने लगे। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया अगर देखा जाए तो, चलिए इसके बारे में तो कुछ नहीं है, ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, अब यहां पे देखिए धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, अपने तरीके से लिया इस आंदोलन को। जहां जिसको जो मिला वो हर तरीके से उसका शुरुआत किया। यहां पे देखिए सभी सामाजिक स्वराज अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसे समूह राज जो है अछूते भी था। 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़न करने वाले लगे थे। कांग्रेस लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, लंबे समय तक, क्योंकि कांग्रेसी रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि छुआछूत को अगर खत्म नहीं किया जा सकता तो 100 साल तक आप लोग को स्वराज नहीं मिल सकता, आजादी मिलना जो है इम्पॉसिबल है। अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर का संतान बताया है महात्मा गांधी ने। हरिजन अछूतों को ईश्वर का संतान बताया। उन्होंने मंदिर, सार्वजनिक तालाब, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों को लोग जो है प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों के आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें, अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय समस्याओं को अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्था में आरक्षण के लिए आवाज उठाई, अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायक परिषद में केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण ही दूर हो सकती है। इसलिए सबने अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। काफी, जब सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उसमें लोगों की संख्या बहुत कम थी। महाराष्ट्र नागपुर वाले क्षेत्र में खास तौर पर यह दिखाई संगठन काफी मजबूत दिखाई देती है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद ही आपको बता दूंगा। हां, यहां से देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर से गठबंधन का प्रयास किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेदी भाव जो है वो विधान सभाओं के प्रतिनिधित्व पर सवाल पे थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था, अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांत यानी बंगाल और पंजाब वाला जो क्षेत्र था मुस्लिमों की आबादी का अनुपात प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की मांग छोड़ने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से छोड़ देंगे। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिश चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर ने समझौते किए और का प्रयास किया गया, खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे मुद्दे का समाधान की सारी संभावनाएं धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। जो अली जिन्ना चाह रहा था उस पर आगे चलने के बाद जो है जयकर ने पूरे तरीके से खुलेआम निंदा कर दी, जिससे समस्याएं और विकट हो गई। जब सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदायों के बीच में संदेश और विश्वास का माहौल बना। कांग्रेस के कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका जो है किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता बुद्धिजीवी भारत के अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनका भय था कि हिंदू बहुसंख्यक वर्चस्व की स्थिति अल्पसंख्यक की संस्कृति की पहचान जो है धीरे धीरे खो जाएगी। आइए इसके फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। क्या था निष्कर्ष? बाकी सब कुछ ऐसी बातें थी जो कि सब कुछ जानना बेहद ज़रूरी नहीं है, वो सब तो बातें हम आपको बताते ही रहेंगे। लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट था वो सारी बातें हम आपको बता दी था कि वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना बने और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके दिमाग में रह जाए। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूह और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश में एकता का सूत्र पिरोपने का प्रयास किया गया। लेकिन जैसा हमने देखा, इस आंदोलन के हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग के अलग अलग आकांक्षाओं पर चित हिस्सा ले रहे थे, उनकी शिकायत बहुत ही व्यापक थी।
उपनिवेशिक शासन को मुक्त भी थी। सबका अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस के जो विभेदों का हल करने के लिए सुनिश्चित किया जाना था, अपना प्रयास था, समूह की मांगे थी। और संक्षिप्त में राष्ट्र में उभर रहा औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाले बहुत सारी आवाज जो थी वो गूंज रही थी। क्रिप्स मिशन की असफलता की एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव में भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरीके से भारत छोड़ने को जोर दिया गया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया गया वर्धा में, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्कालिक हस्तांतरित एवं भारत छोड़ने की मांग की गई थी। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का प्रस्ताव का समर्थन किया गया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्से में राज्यों की व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों के हड़ताल की ओर राष्ट्रीय गीतों के नारों के साथ प्रदर्शन किया गया। इस जुलूस को निकालो। इस आंदोलन का वास्तविक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर, किसान, जनसाधारण लोग हिस्सा लिए। इनमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई। इसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, बहुत सारे महिलाएं जैसे बंगाल की मतांगनी हजरा, असम की कनकलता बड़ुआ और उड़ीसा की रामा देवी थी। अंग्रेजों के द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने का 1 वर्ष से अधिक समय लग गया था। तो दोस्तों, आज का जो है भारत में राष्ट्रवाद हमारी जो कोशिश थी हमने कर दिया। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये हमारा नंबर है जो डिस्प्ले हो रहा है, देखिए 7667754771। इस पे लिख के मुझे पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कीजिएगा, मैं चेक करके आपको दे दूंगा। ये सारे क्वेश्चन मुझे मिलना चाहिए और आपके रिस्पॉन्स अगर अच्छे रहेंगे तभी हम इसको कोशिश करेंगे कि आगे तक जारी रखें। सारा एनसीईआरटी आपको इसी तरीके से आसान भाषा में बता दें। अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पास में ग्रुप होगा ही, शेयर कीजिए। और हाँ, इसमें और क्या परिवर्तन चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।